अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा मैदे के अल्सर के बारे में। ये अल्सर होता क्या है, इसकी वजह क्या बनती है, इसकी अलामात क्या आती हैं और इसका इलाज क्या है। अल्सर यानी जख्म, जैसे हमें स्किन पे, जिल्द के ऊपर कोई जख्म बनता है और हम उसे देख सकते हैं, इसी तरह मैदे के अंदर भी जो है वो जख्म बनते हैं, अल्सर बनते हैं, जो कि आमतौर पे ज्यादातर मैदे और जो आंत है उसके पहले हिस्से में ज्यादा होते हैं। अब इसकी वजह क्या बनती है और ये अल्सर सिर्फ मैदे में या शुरू वाले हिस्से में ही क्यों बनते हैं। देखिए, जो मैदा है इसके अंदर अल्लाह ताला ने नॉर्मली तेजाब बनाया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो यहाँ पे मौजूद होता है और बेसिकली इसका मकसद ये है कि जो खुराक है उसे हजम करने में ये मदद करता है और जो बैक्टीरिया या कोई जरासीम होते हैं हमारे खाने में उनको भी ये किल करने के लिए, मारने के लिए फायदेमंद होता है। अब मैदे के अंदर जब इतना तेजाब बनता है तो उससे बचाने के लिए मैदे में एक मैकेनिज्म भी रखा गया है कि एक जो इसकी तह है अंदर वाली वो काफी मोटी होती है, उसके ऊपर एक और लेयर झिल्ली सी होती है जो म्यूकस लेयर होती है और ये एसिड का जो असर है, जो तेजाब का असर है मैदे के ऊपर, उसे उसको बचाती है। अब होता क्या है कि जब ये असर जो है वो खत्म हो जाए, वो झिल्ली कमजोर पड़ जाए या जो तेजाब है वो उसकी जो मिकदार है वो बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाए तो आमतौर पे जो है वो जख्म बनना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम अल्सर का नाम देते हैं। अब दो बड़ी वजूहात हैं अल्सर की जो कि तकरीबन 90% से ज्यादा जो है उसकी वजह से अल्सर हमें देखने में आते हैं। जो पहली वजह है, जो सबसे कॉमन है, वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन या जो एच पाइलोरी हम कहते हैं। ये बैक्टीरिया होता है जो कि मैदे के अंदर जाके रहता है, वहां पे ये फलता फूलता है और ये सोजिश का बायस बनता है। ये मैदे के अंदर कैसे रुक सकता है? आमतौर पर इतने तेजाब में बाकी बैक्टीरिया या वायरसेस वहां पे नहीं रुक सकते हैं। इस बैक्टीरिया को अल्लाह ताला ने ये ताकत दी है कि ये एक ऐसा एंजाइम बनाता है जो इसके अंदर इसके इर्द गिर्द एक लेयर सी बनाता है जो कि एसिड का इसके ऊपर जो असर है उसे कम कर देती है। यूं ये बैक्टीरिया जब मैदे के अंदर रहता है, वहां पे सोजिश करता है, आहिस्ता आहिस्ता उस सोजिश की वजह से जो है वहां पे अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं। दूसरी जो बड़ी वजह है मैदे के अंदर अल्सर बनने की, वो है दर्द की दवाएं। जी हाँ, जो हम ये रूटीन में दवाएं लेते हैं, अक्सर वो लोग जिन्हें जोड़ों का दर्द का मसला है या पट्ठों का दर्द का मसला है या किसी को पथरी का मसला है गुर्दे के अंदर, या किसी को बार बार सर दर्द होता है और बार बार उसके लिए दवाइयां लेनी पड़ती है, या किसी का लोग जैसे किसी को चोट लगी है, कोई ऑपरेशन हुआ है और वो दर्द का शिकार है और मुसलसल दर्द की वजह से वो ये दर्द वाली दवाइयां दे रहा है, जिसे हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं। इनका सबसे बड़ा जो असर होता है वो मैदे के ऊपर होता है और मैदे के अंदर, जैसे मैंने बताया, जो झिल्ली होती है जो एसिड के असर को कम करती है, ये उस झिल्ली को कमजोर कर देते हैं और उसके बाद ये होता है कि उसके बाद मैदे में या आंत के शुरू वाले हिस्से में जो है वो अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं। ये दो मेजर चीजें हैं, बड़ी चीजें हैं जो कि अल्सर का बायस बन सकती हैं। इसके बाद कुछ चीजें हैं जिनका रोल इसमें आ सकता है लेकिन वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। स्मोकिंग, उससे भी अल्सर का जो मसला है वो बढ़ सकता है। अगर किसी को पहले अल्सर का मसला है तो वो स्मोकिंग से ज्यादा हो जाएगा, उसकी हीलिंग डिले हो जाएगी। इसी तरह जो कुछ लोग हैं जो कि खून पतला करने वाली दवाइयों पे होते हैं, जिसमें एस्प्रिन है, एस्प्रिन भी जो है वो दर्द की दवाइयों की तरह ही काम करती है और उसमें उसके बाद अल्सर जो है वो बन सकता है। इसी तरह कुछ और दवाइयां हैं जो कि जैसे क्लोपिडोग्रिल है, जो कि खून पतला करने के लिए दिल के मरीज को दी जाती है, वो भी इसका बायस बन सकती है। इसके बाद जो स्ट्रेस है उसका रोल भी समहाउ मतलब बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में देखने में आता है। खास तौर पे जो लोग किसी सीवियर बीमारी के साथ आईसीयू में दाखिल होते हैं, उनमें आमतौर पे जो है वो देखा गया है कि अल्सर जो है वो बन सकता होता है। इसके अलावा आमतौर पे कुछ जैसे कैंसर है, मिसाल के तौर पे मैदे का कैंसर है, वो भी बाज़ औक़ात अल्सर की सूरत में ही सामने आता है, लेकिन जब उसमें टेस्ट किया जाता है तो उसके अंदर कैंसर मौजूद होता है, वो भी अल्सर की शक्ल में ही बाज़ औक़ात आता है। ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम होता है, उसमें क्या होता है कि जो एसिड प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में बहुत ज्यादा अल्सर जो है वो मैदे में और आंत में देखने में आते हैं। तो अल्सर की अलामत का कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि अब अल्सर जो है वो बन चुका है? तो अल्सर का सबसे जो बड़ी अलामत है वो है दर्द की। पेट के ऊपर वाले हिस्से में यानी मैदे के ऊपर जो है वो आमतौर पर मरीज को दर्द और जलन होता है, जो कि खाना खाने से आमतौर पर ज्यादा होता है। अगर छोटी आंत में जब अल्सर बनता है तो वो आमतौर पर जब खुराक के कुछ 3-4 घंटे खाने के बाद जो है वो उसका दर्द शुरू होता है। जैसे रात को आप सोते हैं तो रात को शुरू हो जाता है, वो आमतौर पे आंत के अल्सर को शो करता है। इसके अलावा जो है बदहजमी हो सकती है, पेट फूला फूला हो सकता है, मतली कैफियत हो सकती है, वजन आमतौर पे कम हो सकता है थोड़ा बहुत मरीज का।
थकावट रह सकती है और डकारें ज़्यादा आ सकती हैं, गैस ज़्यादा बन सकती है और इसके साथ तेजाबियत जो है वो सीने की जलन वगैरह वो भी इसमें देखने में आ सकती है। अल्सर की जो दो आमतौर पे 2 से 3 मेजर जो पेचीदगियां हैं, बड़ी पेचीदगियां, उसमें सबसे कॉमन है ब्लीडिंग। अल्सर जब बनता है तो उसके अंदर आमतौर पे जो खून की नालियां होती हैं वो फट जाती हैं, उससे जो है वो खून की उल्टी आ सकती है, काले रंग के पखाने आ सकते हैं या पखाने के साथ भी खून आ सकता है। उसके बाद दूसरी जो पेचीदगी देखी जा सकती है वो है परफोरेशन, यानी कि अल्सर जब बढ़ जाता है तो वो जहां पे होता है मैदे की दीवार में या आंत की दीवार में सुराख कर देता है। ये एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है और इसमें आमतौर पे हमें सर्जन के पास भेजना पड़ता है और वो ऑपरेशन करके जो इन्फेक्शन फैला होता है उसको क्लियर करता है। इसके बाद अल्सर जो है अगर मैदे के मुंह के ऊपर होता है तो वहां पे वो उसकी रुकावट कर सकता है, जिसे हम गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। उसमें फिर खुराक वहां से नहीं गुजरती और वो बार बार जो है वो मरीज को उल्टियां आती रहती हैं। इसके अलावा अगर अल्सर ज्यादा देर रहेगा तो हो सकता है वो कैंसर में भी तब्दील हो सकता है। अल्सर को तशखीस कैसे किया जाता है? जब किसी मरीज में कोई इस तरह की अलामात आ रही होती हैं तो फिर आमतौर पे उसका टेस्ट किया जाता है। अल्सर को देखने का सबसे अच्छा तरीका एंडोस्कोपी का टेस्ट है। एंडोस्कोपी एक बारीक सी नाली होती है जिसके जरिए मरीज की जो है खुराक की नाली और मैदा और छोटी आंत के पहले से दूसरे हिस्से को देखा जाता है। इसमें बहुत ही क्लियर तरीके से हमें पिक्चर नजर आती है बाहर स्क्रीन के ऊपर और उसमें पता चलता है कि अल्सर कहाँ पे है, कितनी उसकी गहराई है, कितना बड़ा अल्सर है, ये सारा उसमें हमें नजर आता है। और तशखीस करने के साथ साथ उसमें हम ये भी देख सकते हैं कि अगर उसमें से खून निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको रोका भी जा सकता है। एंडोस्कोपी के जरिए मुख्तलिफ तरीकों से खून को रोका जा सकता है। इसके अलावा पहले जब एंडोस्कोपी नहीं होती थी तो बेरियम का टेस्ट किया जाता था, उसमें भी अल्सर जो है वो नजर आता था। अल्सर जब एक दफा आपको नजर आ जाता है तो फिर आपने देखना ये होता है कि अगली चीज की उसकी वजह क्या है। मरीज दर्द की दवाइयां ले रहा हो तो वो बड़ा उसमें क्लियर होता है। अगर किसी को दिल का मसला है और वो खून पतला करने वाली दवाइयों पे भी है तो भी वो हमें पता चल जाता है। सेकेंडली जो है हम उसकी बायोप्सी ले लेते हैं, मैदे की बायोप्सी ले लेते हैं उसको देखने के लिए कि कहीं जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन है वो तो नहीं है। अगर वो उसमें पॉजिटिव आ जाता है तो फिर उसकी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो देते हैं और उससे जब वो क्लियर हो जाता है तो अल्सर भी ठीक हो जाता है। इसमें दूसरी अहम बात ये भी है कि जो बड़ा अल्सर होता है उसको हील होने में टाइम लगता है। आमतौर पे 6 से 8 हफ्ते लगते हैं दवाइयां देने के बाद जो है वो जाके क्लियर होता है। अब अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें और दवाइयों की बात करें तो उसमें एक तो डाइटरी जो है मॉडिफिकेशन बहुत लाजमी है। ग़िज़ाई एतबार से आपने वो चीज़ें लेनी हैं जो जल्दी हजम होने वाली हैं, जिनमें कम तेज़ाब जो है वो बनता है। आमतौर पर जब आप ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा फैटी मील्स लेते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, उसको हजम करने के लिए मैदा बहुत ज़्यादा तेज़ाब बनाता है, बजाय इसके कि जो अब आमतौर पे कम फैट वाली चीज़ें लेते हैं और जो है वो कम तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ जो है वो वजह जो है उसकी वो अहम है कि अगर एच पाइलोरी इन्फेक्शन है तो उसको लाजमी तौर पे रेडिकेट किया जाए ताकि जो है उसका इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो और उसके बाद अल्सर की हीलिंग हो। और उसके बाद दर्द की दवाइयाँ जो हैं वो बहुत अहम चीज़ है कि अगर आप दर्द की दवाइयाँ आपको लेनी पड़ती हैं तो आप उसमें कुछ ऐसी सेफ दवाइयाँ हैं जो कि आप ले सकते हैं जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी के अलावा हैं। फॉर एग्जांपल आप सिंपल किसी हद तक जो है वो पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि इनकी निस्बत बेहतर हैं, जिसमें कॉक्स 2 इनहिबिटर हम उसे कहते हैं, जो कि आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वो इस केस में। दूसरी बात ये है कि अगर आपको किसी भी तौर पे आपको ऑल्टरनेट पे आप नहीं जा सकते, आपको दर्द का इतना मसला है और आपने दर्द की ही दवाई लेनी है, तो फिर आप साथ में उसकी प्रोटेक्शन के लिए, मैदे की प्रोटेक्शन के लिए आप कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसमें ये जो कैप्सूल होते हैं, ओमेप्राजोल है, इसोमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल वगैरह, या आजकल जो है वोनोप्रोजान जो एक न्यूअर सॉल्ट है इसमें, वो आप ले सकते हैं ताकि जो एसिड है उसका इफेक्ट जो है वो कम से कम हो, एसिड प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाए। तो वो आपने फिर साथ में लाजमी लेनी है। तो अगर आपको इस तरह की अलामात हैं तो आप अपने मेदे जिगर के डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो आपको सही तौर पे गाइड कर सकें और इसकी जो वजह है, रूट कॉज है, उसको ख़त्म करें और उस हिसाब से फिर आपकी जो है वो मैनेजमेंट हो। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप लाजमी इसको लाइक करें, कमेंट करें इस पर और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। बहुत शुक्रिया।